नमस्ते विद्यार्थियों। मैं भगवान सिंह अर्जुन क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। इसमें आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है, केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। लालजी टंडन एमपी के राज्यपाल हैं। सत्यपाल मलिक ये गोवा के राज्यपाल हैं। और सत्यपाल मलिक पहले जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल थे। इसमें मैं आपको अधिक जानकारी के तौर पर बताऊं कि यहाँ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती से संबंधित अध्यादेश जारी किया है। और अध्यादेश में 5 महीने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में से 6 दिन का वेतन काटने का अधिकार दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि संघ सूची और समर्थित सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और राज्य सूची व समर्थित सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। यानी कि समर्थित सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सचिन चौधरी किस कारण से विवादों में है? राइट आंसर है बगैर अनुमति के संवाददाता सम्मेलन बुलवाना। ये सचिन चौधरी यूपी में कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने बिना सरकार की अनुमति के संवाददाता सम्मेलन बुलवाया और उसमें महामारी के खिलाफ की जा रहे कार्यों की इन्होंने आलोचना की और इसलिए इनको यानी कि संवाददाता सम्मेलन जो बिना अनुमति के बुलाया, इसी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनकी 2 नाबालिग बच्चों ने अपनी मां के साथ सर्वोच्च न्यायालय में उनकी रिहाई के लिए याचिका दायर की, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले वो इसके संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस महान फुटबॉलर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है? तो इसमें राइट आंसर है सुबिमल गोस्वामी। सुबिमल गोस्वामी के बारे में मैं आपको अधिक जानकारी दूं कि सुबिमल गोस्वामी एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान थे और 1964 में एशिया कप में भारतीय फुटबॉल टीम ने इन्हीं के नेतृत्व में रजत पदक जीता था। वैसे इनका जो जन्म की अगर बात करें तो वर्तमान बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में एक और आपको मालूम होना चाहिए कि इनका निकनेम चुन्नी गोस्वामी नाम रहा है। निकनेम चुन्नी गोस्वामी। इनको साथी इनको चुन्नी गोस्वामी के नाम से ही पुकारते थे। और इनको जो क्रिकेट का भी बड़ा शौक रहा है, क्रिकेट में भी इनका काफ़ी नाम रहा है। और क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने 1962 से 1973 के बीच 46 प्रथम श्रेणी मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। और 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1966 में उन्होंने अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से 8 विकेट लिए, जिससे संयुक्त मध्य और पूर्वी क्षेत्र की टीम ने गैरी सोबर्स की वेस्टइंडीज टीम को पारी से हराया था। और इसमें आपके जो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ पीके बनर्जी, तो पीके बनर्जी भी भारत के महान फुटबॉलर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? राइट आंसर एंटोनियो गुतारेस। इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं और जिनका भी सेवाकाल पूरा हुआ है, सैयद अकबरुद्दीन। तो सैयद अकबरुद्दीन जब वहाँ से विदा हो रहे थे तब उन्होंने महासचिव से एंटोनियो गुतारेस से बात की और उनसे कहा कि भारतीय परंपरा है जिसमें जब कभी हम किसी से मिलते हैं
या विदा लेते हैं तो नमस्ते करते हैं, इसलिए उन्होंने नमस्ते करते हुए उनसे विदा ली। और एंटोनियो गुतारेस ने भी उनको 3 बार नमस्ते बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, किसने कहा है कि आतंकवादी संगठन अब ऑनलाइन अपने सदस्य के रूप में लोगों की भर्ती कर रहे हैं? राइट आंसर है एंटोनियो गुतारेस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। इसमें आपके जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए, पहले क्लास में आ गया। माइक पोम्पियो जो कि यूएसए के विदेश मंत्री हैं, और व्लादिमीर पुतिन ये रूस के राष्ट्रपति हैं, शिंजो अबे ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, म्यांमार की स्टेट काउंसलर कौन है? तो राइट आंसर आंग सान सू की। और यहाँ आपको पता है म्यांमार के राष्ट्रपति जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, विन मिंट। म्यांमार के राष्ट्रपति जिनका नाम है विन मिंट। और आंग सान सू की अगर बात करें तो आंग सान सू की, इन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए काफी लंबे समय तक संघर्ष किया था, और इसीलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और ये वर्तमान में यहाँ म्यांमार की स्टेट काउंसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसने कहा है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की शुरुआत कर रहे हैं? राइट आंसर माइक पोम्पियो जो कि यूएसए के विदेश मंत्री हैं। माइक पोम्पियो ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि हम विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ या प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि वर्तमान इस कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को जो बड़ा नुकसान हुआ है, तो अब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चीन 4 मई 2020 से अपने कितने शहरों में अपनी नई संप्रभु डिजिटल मुद्रा में भुगतान का ट्रायल शुरू करने जा रहा है? राइट आंसर है 4 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित होगा? तो राइट आंसर है 2020। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में 2020 में आयोजित होने थे, परंतु इस कोरोना महामारी के कारण ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्थगित कर दिए गए, और अब इनका आयोजन 2021 में होगा। और इसमें जो आपको क्वेश्चन दे रखा है शीतकालीन ओलंपिक का, तो ये बीजिंग में 2022 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 13 एकड़ भूमि पर नया तिकोना संसद भवन बनेगा। इसके निर्माण में कुल कितना धन खर्च होगा? तो राइट आंसर है 20,000 करोड़ रुपया। और मैं आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी दूं, क्योंकि अब संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की जब संख्या आगे बढ़ाई जानी है, क्योंकि वर्तमान जो सदस्य संख्या है उसका प्रावधान तो 2026 तक के लिए है कि 2026 तक तो ये सदस्य संख्या यही रहेगी लोकसभा में और राज्यसभा में, परंतु आगे सदस्य संख्या जब बढ़ाई जाएगी तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था वर्तमान जो भवन है लोकसभा और राज्यसभा के, तो उनमें ये फिर नहीं रहेगी संख्या बैठने की। और इसी वजह से अब नया संसद भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और ये 13 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। और इसके लिए एक अधिवक्ता राजीव सूरी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि इस कार्य को रोक दिया जाना चाहिए, यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक दिए जाने का आदेश जारी करे सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जिस भूमि पर ये निर्माण कार्य होगा तो वहां पर लोगों को घूमने के लिए जो स्वच्छ वातावरण मिलता है, हरियाली मिलती है, तो उससे वो लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए याचिका दायर की, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने
इन्हें कहा कि इस संदर्भ में पहले से ही याचिका दायर की हुई है, इसलिए आपकी इस याचिका का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण कार्य किसी रूप में नहीं हो रहा है, तो इस पर अभी कोई जो है विचार करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। और इनका इसलिए है, आप नाम यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए दे दिया है भगत सिंह कोश्यारी का, क्योंकि वहाँ पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे आपको पता होना चाहिए 28 नवंबर 2019 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और उस समय वो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के समय विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। और अगर नहीं होता है, मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य उस समय नहीं होता है जब शपथ ली गई है उस समय, तो उसको बाद में 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। और क्योंकि इनका जो 6 महीने का समय है वो पूरा होने जा रहा है अब, इसीलिए 28 मई तक का समय है, 6 महीने का समय पूरा होने जा रहा है, यानी कि 27 मई तक इनको जो है सदस्य बनना है। और इसीलिए इन्होंने भगत सिंह कोश्यारी से आग्रह किया था कि वो उनको विधान परिषद में राज्यपाल की तरफ से नॉमिनेट की जाने के लिए दो सीटें वर्तमान में जो खाली हैं उनमें से एक सीट पर उनको नॉमिनेट कर दें, यानी कि उनको मनोनीत कर दें। परंतु उन्होंने इस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। 2 बार कैबिनेट की तरफ से इनको प्रस्ताव भिजवाया गया, परंतु उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने चुनाव आयोग से सिफारिश कर दी कि यहाँ पर विधान परिषद की खाली सीटों के लिए चुनाव करवाएं। और क्यों अभी विधान परिषद में, कर्नाटक विधान परिषद में 9 सीटें खाली हैं और उनके लिए चुनाव कराने की सिफारिश की है भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से। और यहाँ पर 24 अप्रैल को विधान परिषद के लिए चुनाव होना था, परंतु कोरोना महामारी के कारण चुनाव नहीं हो पाया। और अब उन्होंने फिर से जो चुनाव आयोग से ये सिफारिश की है कि वो यहाँ पर चुनाव कराएं, तो अब विधान परिषद में यहाँ जो खाली सीटों के लिए चुनाव होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी पर शाहपुर कंडी बांध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है? तो राइट आंसर है रावी नदी। तो रावी नदी पर पंजाब में ये बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, और सिंधु जल समझौते के तहत ये सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के माध्यम से हुआ था। और इस सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के पानी के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था। और रावी, सतलज और व्यास, इन 3 नदियों के पानी के उपयोग का अधिकार भारत को मिला था। परंतु भारत की इन नदियों का पानी, यानी कि जो रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों के पानी के उपयोग का अधिकार जो भारत का रहा है, तो इन 3 नदियों का पानी का उपयोग भारत पूरी तरह से नहीं कर रहा था अभी तक, और बहुत सा पानी पाकिस्तान पहुंच रहा था। इसलिए अब इस पानी का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए ये बांध बनाया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें फेड कप एशिया ओशनिया ग्रुप 1 हर्ट अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। और आपको मैं इसमें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं इसमें कि सानिया मिर्जा को इस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, और वह इस अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है ओशनिया ग्रुप 1 हर्ट अवार्ड के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप इसमें, क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है 1.89%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 मई को। और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मई दिवस के नाम से भी हम पुकारते हैं या मई दिवस के नाम से भी बोलते हैं। इसमें मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस उन शहीद श्रमिकों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में उचित सेवा शर्तों, शोषण व दमन के विरुद्ध व मानवोचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए 1886 में एक लंबा एवं निर्णायक संघर्ष किया था और उन्हीं श्रमिकों की स्मृति में यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो राइट आंसर है 30 जून के लिए, 30 जून तक। और इसमें मैं आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं कि एयर इंडिया, भारतीय विमान कंपनी एयर इंडिया, जो कि कर्ज में डूबी हुई है ये कंपनी, और सरकार इस कंपनी को बेचना चाहती है और सरकार ने 2018 में भी इसको बेचने का प्रयास किया था, परंतु उस समय इसको बेचा नहीं जा सका। और अब सरकार ने बाद में फिर दूसरी बार और प्रयास किया इसको बेचने के लिए, और केंद्र सरकार ने इसकी प्रक्रिया यानी कि बेचने की प्रक्रिया 27 जनवरी 2020 को शुरू की थी और बोली की समय सीमा 17 मार्च 2020 निर्धारित की थी, परंतु बाद में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया और अब इसकी समय सीमा 30 जून 2020 तक कर दी गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।